दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं अपनी हिंदी की सीरीज में एक अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां हम आज अपनी क्लास में प्रयोगवादी, जी हाँ दोस्तों, प्रयोगवादी से संबंधित सवालों को हल करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोगों ने डिटेल में हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा, फिर अलग अलग कालखंडों के बारे में पढ़ा, जैसे आप आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 पार्ट पढ़ते हुए हम लोग आधुनिक काल की क्लास को और डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे आधुनिक काल के भीतर ही हम लोग भारतेंदु युग के बारे में पढ़ते हैं, छायावादी युग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप आगे आएंगे तो प्रयोगवादी युग आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इससे संबंधित हम लोग तमाम तथ्यों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और सवालों को हल करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको भरोसा हो तो एक बार हमारे पेड कोर्स से जुड़कर देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। अलग अलग विषय के लिए दोस्तों हमारे पास फाउंडेशन कोर्सेज हैं। जैसे अकेले आप संविधान की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बैच हमारे पास है, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है, कंप्लीट हिंदी का भी बैच है, ठीक है। तो इस तरह से बैच के माध्यम से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और देखते हैं कि आप कितने सवालों का जवाब जो है दे पाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल दे रहा है कि प्रयोगवाद का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है, ठीक है। प्रयोगवाद, ये जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रयोगवाद, इसके पहले हम लोगों ने प्रगतिवाद पढ़ा था। आज हम लोग प्रयोगवाद के बारे में पढ़े, अगली क्लास हम लोग नई कविता के युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। प्रयोगवाद का जो आरंभ है ये तार सप्तक के आरंभ से माना जाता है और तार सप्तक का आरंभ हुआ था 1943 में, ठीक है। 1943 में याद रखेंगे ये तार सप्तक का आरंभ हुआ था, ठीक है। तार सप्तक में याद रखेंगे कुल 4 तार सप्तक होते हैं। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। ये 4 तार सप्तक हैं, जिनमें से जो पहला तार सप्तक है ये 1943 में आया था, दूसरा तार सप्तक 1951 में था, तीसरा तार सप्तक 1959 में था और चौथा तार सप्तक 1979 में था, ठीक है। याद रखेंगे 4 तार सप्तक थे और यहीं से आरंभ माना जाता है किसका, इस प्रयोगवादी काल का आरंभ माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे, 1943 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, तार सप्तक का संपादक दोस्तों किसे कहा जाता है, परीक्षा में यह भी सवाल आता है। तार सप्तक का संपादक या जनक दोस्तों आपसे पूछ ले तो याद रखेगा अज्ञे जी को कहा जाता है, हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। अज्ञे जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी को तार सप्तक का संपादक या फिर जनक कहा जाता है। यह सवाल आप जरूर याद रखेंगे। एक सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। अब देखिए बच्चे कंफ्यूजन में गलत जवाब देते हैं, वो सोचते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे नाम दिया है तो शुरुआती 3 तार सप्तक जो थे वो इन्हीं से संबंधित थे, इसलिए लोग समझते हैं कि इन्होंने ही किया होगा क्योंकि भाई ये मुख्य संपादक हैं, ठीक है। याद रखेगा, इन्हें तार सप्तक का संपादक हम जरूर कहते हैं, संपादक हम जरूर कहते हैं, तार सप्तक का संपादक, ठीक है, इन्हें हम जरूर कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पहली बार ये शब्द का प्रयोग नहीं किया था। प्रयोगवाद जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। इनका एक निबंध ग्रंथ था दोस्तों, उसमें पहली बार इन्होंने किया था। उस निबंध ग्रंथ का नाम था प्रयोगवादी रचनाएं, ये ग्रंथ निबंध का नाम है, ठीक है। इसमें प्रयोगवादी रचनाएं, ठीक है, प्रयोगवादी रचनाएं जो इनका निबंध था उसमें दोस्तों इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। नंद दुलारे वाजपेयी इनका नाम है, ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो संपादक के तौर पर, जनक के तौर पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का नाम याद रखेंगे, लेकिन यहां पर नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसे भी हमें आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अब देखिए इस चैप्टर के जो सवाल है ना वो तार सप्तक के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तार सप्तक में देखिए, सप्तक मतलब 7, ये 7 कवियों का एक समूह है। तार सप्तक और कुछ नहीं है, तार सप्तक जो है 7 कवियों का एक समूह है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे और इसी के आसपास सारे सवाल घूमते हुए नजर आएंगे। अभी तो कुछ बेसिक सवाल है, कह रहा प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से किसका चित्रण हुआ है, ठीक है। ये जो प्रयोगवादी कविता का युग रहा है, इस युग में मुख्य रूप से किसका चित्रण हुआ है, निम्न वर्ग के जीवन का नहीं, ये मध्यम वर्गीय जीवन का या मध्यम वर्गीय जो समाज है उसका यथार्थ चित्रण दोस्तों यहां पर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, निम्न वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद तो प्रयोगवाद में आप याद रखेंगे मध्यम वर्गीय समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है, यह आप याद रखेंगे। कई बार आपको परीक्षा में एक शब्द मिलेगा व्यक्तिक स्वतंत्रता। व्यक्तिक स्वतंत्रता मतलब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसी को व्यक्तिक स्वतंत्रता भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
चाहे व्यक्तिगत लिख दे चाहे वैयक्तिक लिख दे, ठीक है, वैयक्तिक, ठीक है, वैयक्तिक स्वतंत्रता लिख दे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता लिख दे, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा कभी कभी शब्द देता बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता, ठीक है, तो याद रखेगा इन सब का चित्र हुआ है। फिलहाल समाज से इसका लेना देना है, ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये जो हम प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं इसका मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, पढ़िएगा। करा पुरानी परंपराओं का अंधानुकरण, ठीक है, नई राहों का अन्वेषण, केवल छंदों का प्रयोग या ईश्वर भक्ति। तो याद रखेगा नई राहों को खोजना, नए रास्तों को तलाशना, ये उद्देश्य है, ईश्वर की भक्ति नहीं। ईश्वर की भक्ति तो ये भक्ति काल की देन थी, ठीक है। केवल छंदों का प्रयोग भी नहीं होगा और पुरानी परंपराओं का अंधानुकरण भी नहीं होगा। अंधानुकरण तो एकदम अलग शब्द हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं। अंधानुकरण मतलब आप पुरानी रूढ़वादी परंपराओं को ही आंख मूंद कर मानते चलिए, उसी को अंधानुकरण बोलते हैं, ठीक है। अंधा मतलब आंखें बंद करके, अनुकरण माने उसका अनुकरण करना, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। करा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष बताइए, ठीक है, क्या दे रहा दोस्तों, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या था, सबसे बड़ी कमी बताइए, किसका, प्रयोगवाद की कमी बतानी है। करा लोक कल्याण की उपेक्षा, क्या इसमें लोक कल्याण की उपेक्षा की गई है, समाज कल्याण की उपेक्षा की गई है, नवीन के प्रति अतिशय मोह रखा गया है, रूढ़ियों का विरोध किया गया है, नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव रहा है? ऐसा नहीं है, ना तो प्रतीकों का कोई अभाव रहा है, ना ही रूढ़ियों का विरोध किया गया है, बल्कि उससे निकलने का प्रयास किया गया है। दोष पूछ रहा कमी, देखिए कमी मतलब क्या होता है, किसी चीज, जैसे हमारे अंदर कोई कमी हो, यानी वो चीज हमारे अंदर व्याप्त है लेकिन गलत है। ध्यान दीजिएगा कमी किसे कहते हैं। जैसे आपके अंदर कमी है कि आप एग्जाम टाइम में बहुत स्लो पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब जो एक होना चाहिए टाइम टेबल, उस टाइम टेबल पर आप खरे नहीं उतर पाते अपने आप को, तो ये आपके अंदर कमी है, लेकिन वो आपके अंदर भी व्याप्त है। तो प्रयोगवाद में वो चीजें पाई जाती हैं, कमी के रूप में है। तो याद रखिएगा कई जगह पे हमें दो ऑप्शन मिला, कई जगह पे ये मिला और कई जगह पे मिला है कि नवीन के प्रति अतिशय मोह। आपने देखा नवीन राहों के अन्वेषण की बात की गई, इसलिए दोस्तों इनका मोह बहुत ज्यादा था, ऐसा भी कई जगह मिला ऑप्शन, और कई जगह मिला लोक कल्याण की उपेक्षा। तो याद रखिएगा ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 टिक यहां पे मैं मारा हूं 1 नंबर पे, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ये ऑप्शन ना होता तो हम बी वाला ऑप्शन भी चूज कर लेते। तो इस सवाल में दोनों कमियां एक तरह से हैं, लेकिन अब देखिए कमी, दोनों कमी है, तो सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है, दोनों कमी तो दोनों हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो है लोक कल्याण की उपेक्षा, ठीक है। और सेकंड जो कमी है वो दोस्तों क्या है, ये जो नई नई राहें खोजी जा रही थी उनके प्रति अतिशय मोह, बहुत ज्यादा उसके बारे में मोह रखना, ठीक है, उसी में डूबे रहना। करा तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो बता ही चुका हूं आपको कि तार सप्तक के संपादक या जनक कौन है, हीरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए इतना बड़ा नाम है तो हम सिर्फ अज्ञेय शब्द यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने 1943 में पहले तार सप्तक का संपादन किया, ठीक है, ये पहला तार सप्तक, ठीक है, पहला तार सप्तक इन्होंने शुरू किया। और यहीं से दोस्तों क्या होता है कि इसका युग माना जाता है, प्रयोगवाद युग का आरंभ होता है 1943 से। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग दे रहे हैं दोस्तों, ये गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचुए वगैरह, ठीक है, ये लोग दोस्तों तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। ये जो 4 तार सप्तक हैं उसके कवि लोग हैं। अभी इसके अंदर हम बताएंगे आपको कि 4 ये जो तार सप्तक उसमें जो कवि हैं कौन कौन से हैं, इस तरह से भी सवाल आता रहता है, ठीक है। करा इनमें से कौन सा कवि पहले तार सप्तक में शामिल नहीं था, ठीक है, कौन सा पहले तार सप्तक में शामिल नहीं था। करा गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देखिए अज्ञेय जी ने तो शुरुआत ही किया था, वो तार सप्तक में एक तरह से संपादक थे, जनक थे, और पहले तार सप्तक के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा हो गए और शमशेर बहादुर सिंह हो गए, ठीक है। तो इनमें से पूछा कि कौन से नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा यहां जो शमशेर बहादुर सिंह हैं ये दूसरे तार सप्तक में थे, जो 1951 में आया द्वितीय तार सप्तक। इनका संबंध किससे दोस्तों, इनका संबंध जो है ये द्वितीय तार सप्तक से, ठीक है, द्वितीय तार सप्तक से है। और द्वितीय तार सप्तक कब आया था दोस्तों, 1951 में आया था। तो शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है ये द्वितीय तार सप्तक से। यहां पे याद रखेगा, अब आप सोच रहे
सर ये आपको कैसे पता? ठीक है, देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आमुनेगी। क्या याद रखेंगे? आमुनेगी। लिखिएगा आमुनेगी, यहां लिख दीजिएगा आमुनेगी, इतना याद रखेंगे, आमुनेगी। इसके बाद लिखिएगा प्रभार, आमुनेगी प्रभार, याद रखिएगा। ये कुल 7 अक्षर हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 7 अक्षर मिलेंगे। अब देखिए आमुनेगी मतलब चाहे अमुनेगी कहिए चाहे आमुनेगी कहिए, अ से अज्ञे हो जाता, शॉर्टकट में बता रहा हूं, अ से अज्ञे हो जाएगा, मुंह से मुक्ति बोध हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, तो याद रखिएगा अज्ञे जी हो गए, मुक्ति बोध हो गए। न से नेमीचंद हो गए, नेमीचंद जैन, और ग से हो गए गिरिजा कुमार माथुर जी। ठीक है, तो ये हो गए 4। फिर प्र से वो प्रभाकर जो थे माधवे जी, ठीक है, वो हो गए महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भ दिया है, भार। ठीक है, तो भार में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एक तो भारत भूषण अग्रवाल जी हैं और रस हो जाता है रामविलास जी। ठीक है, इस तरह से टोटल 7 लोग हैं जो इस तार सप्तक में माने जाते हैं। तो ये आमुनेगी प्रभार ये आपको थोड़ा सा मदद करेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, हालांकि इसको याद रखना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप 10-20 बार इसको पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। उस हिसाब से चलेंगे तो कहीं शमशेर बहादुर का नाम नहीं आता, यहाँ पे स कहीं नहीं दिखता है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और देखिए करम मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी बहुत पॉपुलर रचना है। ठीक है, इनकी एक गजानन माधव मुक्ति बोध की एक रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, ये इनकी बहुत पॉपुलर कृति है। और एक रचना दे रहा ब्रह्म राक्षस और दे रहा कि अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में ब्रह्मराक्षस। इनकी जो कविता की शैली रही दोस्तों, फैंटेसी शैली में रचनाएं करते थे। अब अगर एग्जाम में आ भी जाए तो लोग सोचेंगे यार इस तरह की कोई शैली तो हमने सुना नहीं है, तो उल्टा सीधा ऑप्शन देंगे, चाहे मिथकी देंगे। अब भाई ब्रह्म राक्षस का नाम आ रहा है, सोचेंगे मिथक है, उनके दिमाग में आएगा ऐसा। ठीक है, मिथक करेंगे, कुछ सोचेंगे कि राक्षस बहुत पुराना होगा तो पूरा कथा कर देंगे, कुछ सोचेंगे कि राक्षस एक तरह से छाया होता है, बिंब होता है, तो वहां हो सकता है बिंबात्मक, सब गलत ऑप्शन है। ये फैंटेसी शैली में रचनाएं करते थे। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी ये फैंटेसी शैली में रचनाएं करते थे। तो आपका जवाब जो है वो बी वाला उत्तर ही कीजिएगा। जब एक बार पढ़े रहेंगे तो एग्जाम टाइम में जब कभी सवाल आएगा तो आपको अपने आप जो है याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 टाइम तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 1947 में अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हंस पत्रिका। पहली बात, हंस पत्रिका के संपादक ये नहीं रहे। हंस पत्रिका जो दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, ये किसकी पत्रिका दोस्तों? ये मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका है और ये वाराणसी से निकलती थी। ठीक है, और प्रतीक याद रखेंगे दोस्तों, प्रतीक जो पत्रिका है ये अज्ञे जी की पत्रिका है और इलाहाबाद से अज्ञे जी से निकालते थे। ठीक है, इलाहाबाद से अज्ञे जी से जारी करते थे। यह एक तरह की द्विमासिक पत्रिका थी। देखिए अगर परीक्षा में कभी द्विमासिक दे देना, बच्चा देखिए साप्ताहिक पढ़ा होता है, ठीक है, पाक्षिक पढ़ा होता है, पाक्षिक मतलब हर 15 दिन पे, साप्ताहिक मतलब हर सप्ताह, और मासिक पढ़ा होता है, मासिक मतलब महीने में। फिर त्रैमासिक, 6 मास, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिकी आ जाता है। ठीक है, 3 महीना, 6 महीना और एक। द्विमासिक पत्रिकाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, ये आप याद रखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने द्विमासिक पत्रिका निकाली थी, ये आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम टाइम में ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ स्टार लगा दे रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, अगर परीक्षा में आ जाए ना तो बहुत सारे बच्चे इसे गलत करेंगे। ठीक, इसको याद रखेंगे। रूपाप दोस्तों इनकी पत्रिका नहीं है, रूपाप जो है ये उनकी है यार। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को, उनकी यह पत्रिका है रूपाप। ठीक है, तो याद रखेगा यह सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। और समन्वय दोस्तों, समन्वय से जुड़े हुए थे क्या नाम है, देखिए मूल रूप से समन्वय पत्रिका किसी और की थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इससे कुछ समय के लिए दोस्तों निराला जी जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन ये मूल रूप से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इससे जुड़े हुए थे समन्वय पत्रिका से, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल प्रतीक आपका जवाब हो जाएगा, इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, आजादी के टाइम की पत्रिका है। ठीक है, कर इनमें से कौन सा कवि पहले तार सप्तक में शामिल नहीं था? पहला तार सप्तक मतलब क्या हो जाएगा? आमुनेगी प्रभार। ठीक है, आमुनेगी
प्रभार, ये लाइन अगर आपको याद रहती तो याद आ जाता। धर्मवीर भारती ये नहीं है, ये दूसरे ताल सप्तक में है। भ से भारत भूषण है, गिरिजा कुमार है नेगी के बाद, और नेमी में देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग तो हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों धर्मवीर भारती जो नाम दे रहा है, अंधा युग इन्हीं की रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा इन्हीं की रचना है, सब याद रखेंगे, धर्मवीर भारती की, ठीक है। तो याद रखेगा ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित है, दूसरा तार सप्तक ये 1951 से संबंधित हैं, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल ये जरूरी है, ठीक है। ये जो सेकंड तार सप्तक आया था ये उससे संबंधित है, ठीक है, द्वितीय तार सप्तक से संबंधित हैं, और द्वितीय तार सप्तक ये 1951 में आया हुआ था, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलिए, कर शिला पंख चमकीले, ठीक है, शिला पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले ये किस कवि की रचना है? कर अज्ञे जी की रचना है। सर्वेश्वर, देखिए अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, सर्वेश्वर मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। उसी तरह से गिरिजा कुमार माथुर, उसी तरह से शमशेर बहादुर सिंह। तो याद रखेगा यह रचना है गिरिजा कुमार माथुर जी की, और आप तो जानते हैं गिरिजा कुमार माथुर भी आमू नेगी, गी में गी जो आ रहा था वो गिरिजा कुमार माथुर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो याद रखेगा इन्हीं की रचना दोस्तों शिला पंख चमकीले। अच्छा, जब इतना बात आई गया तो एक दो और हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में जान लें। एक इनकी बहुत फेमस रचना है नाश और निर्माण। क्या इनकी रचना दोस्तों? देखिए नाम भी अच्छा है, नाश और निर्माण। एक तरफ दोस्तों नाश की बात कर रहा है, नष्ट होने की बात कर रहा है, ठीक है, विध्वंस की बात कर रहा है, दूसरे तरफ निर्माण की बात कर रहा है, जनन की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा नाश और निर्माण इन्हीं की रचना है। धूप के धान इन्हीं की रचना है, ठीक है। एक रचना लिखिएगा धूप के धान, ठीक है, धूप के धान, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। और शिला पंख चमकीले तो आप जान ही रहे हैं। कहा तार सप्तक की परिकल्पना ये किसकी बुद्धि की उपज मानी जाती है, ठीक है, किसकी बुद्धि की उपज मानी जाती है? ध्यान दीजिएगा, अज्ञे जी इसके संपादक हैं, लेकिन इनके बुद्धि का उपज नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। मान लीजिए एक ऑप्शन आपसे अलग दे देता उनका, मान लीजिए एक ऑप्शन ई दे देता, अरे क्या नाम था यार, जिन्होंने प्रयोगवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। भाई इसको हम प्रयोगवादी में ही पढ़ रहे हैं ना, तो प्रयोगवादी शब्द देखिए अभी तुरंत ऐसे गायब होता है, कोई बात नहीं। ये प्रभाकर माचवे का नाम याद रखेंगे और नेमीचंद जैन का नाम याद रखेंगे। ये दो लोगों के बुद्धि का उपज माना जाता है। तो मान लीजिए परीक्षा में यहां तो नहीं दिया है, लेकिन परीक्षा के लिए दोनों याद रखेंगे, नेमीचंद, ठीक है, नेमीचंद्र जैन, ठीक है, नेमीचंद जैन को भी याद रखेंगे। प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन के दिमाग की बुद्धि की उपज या दिमाग का उपज कहा जाता है ये तार सप्तक को, इसे आप जरूर याद रखेंगे। इसके संपादक जनक भले कोई और रहे हों, लेकिन इनका नाम आपको भूलना नहीं, नंद दुलारी वाजपेयी। देखिए आएगा सब याद यार, मैं भी क्या हूं ना, टीचर हूं, ठीक है। पहले लिख लीजिए नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने पहली बार प्रयोगवादी शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, इसी का प्रयोग किया था, इसलिए जाने जाते हैं। सब दिमाग में आएगा, घबराना नहीं आपको। मैं भी इंसान हूं, हर एक बातों को दिमाग रखना पड़ता है। क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूं और एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं, तो सब चीजें पहले हमको भी समझनी पड़ती है कि कुछ दिमाग से स्किप ना होने पाए, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। करा इनमें से कौन सा कवि दूसरे तार सप्तक में शामिल नहीं था? सर जैसे आपने पहला तार सप्तक में एक फार्मूला दे दिया, आमुनेगी प्रभार, ठीक है, तो सर याद करना आसान हो गया। सर एक फार्मूला मिल जाता दूसरे तार सप्तक का तो उसके लिए भी आसान हो जाता, लेकिन दूसरे तार सप्तक के जो कवि लोग हैं ये उतना आसानी से याद होंगे नहीं, ठीक है। तो आइए पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जो दूसरा तार सप्तक था ये 1951 में आया हुआ था, इससे पहले आप याद रखेंगे। और कह रहा कौन शामिल नहीं था, तो याद रखेंगे जो गिरिजा कुमार माथुर हैं ये तो पहले वाले में थे। देखिए आमुनेगी में आ रहे थे ना, तो ये पहले तार सप्तक के कवि थे, ठीक है। ये जो हैं ये पहले तार सप्तक के कवि थे, तो आप पहचान ही सकते हैं। और पहला तार सप्तक आया था 1943 में, दूसरा तार सप्तक जो था दोस्तों ये आया था 1951 में। तो इतना तो आप याद रख ही सकते हैं, हाँ ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखें। भाई गिरिजा कुमार माथुर आपको पता है पहले में है, अगर उनका नाम दूसरे तीसरे चौथे किसी में रख दिया जाता है तो इतना तो आप पहचान ही लेंगे। अगर आपको आमुनेगी प्रभार आपको याद है तो आमुनेगी प्रभार में आ से क्या हो जाएगा, अज्ञे जी हो जाएगा, म से मुक्तिबोध हो जाएगा, न से नेमीचंद जैन हो जाएगा, ग से गिरिजा कुमार माथुर हो जाएगा, प्र से प्रभाकर हो जाएगा, प्रभाकर माचवे, ठीक है।
प्रभार, बस ये भारत भूषण अग्रवाल। देखिए भारत भूषण के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप याद रखेंगे भारत भूषण अग्रवाल, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, भारत भूषण अग्रवाल, और र से रामविलास जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा इनमें से कौन सा कवि दूसरे तार सप्तक में शामिल नहीं था। फिर से वही सवाल, दूसरे तार सप्तक में शामिल नहीं है, इसका मतलब पहले वाले में होगा चाहे तीसरे वाले में होगा। शकुंतला माथुर, प्रभाकर माचवे, देखिए प्रभाकर माचवे दे दिया, प्रभाकर माचवे तो दोस्तों ये पहले तार सप्तक से संबंधित हैं। ठीक है, तो पुनः दोस्तों आप क्या करेंगे, ये पहला तार सप्तक, ठीक है, ये पहला तार सप्तक जो था दोस्तों इससे संबंधित हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब पहला तार सप्तक 1943 में आया था। शकुंतला माथुर याद रखेगा दूसरे तार सप्तक की एकमात्र महिला कवित्री हैं। ठीक है, याद रखेंगी, इसे कैसे याद रख सकते हैं, दूसरे तार सप्तक में जो है महिला कवित्री के रूप में दोस्तों इन्हें याद रखा जाता है। ठीक है, शकुंतला माथुर जी को कई बार सवाल आता है, देखिए एग्जामिनर सही बताए ना हमसे, बाद में अगर आप चारों तार सप्तक के कवियों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या, कोई नहीं बता पाएगा, हर आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक आसान है, लेकिन तीसरा चौथा अगर पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। सवाल ये नहीं है कि आप कितना रट लेते हैं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आप 7 चौक 28 लोगों के बारे में जानिए, एग्जामिनर केवल टेक्निकल चीज जानना चाहता है। जैसे दूसरे तार सप्तक में एकमात्र महिला थी, ये सवाल दूसरे तार सप्तक को और बेहतरीन बनाता है। 7 लोगों से जानने से बेहतर ये सवाल आप जरूर याद रखिए, दूसरे तार सप्तक का संपादन कब हुआ, 1951 में, ये याद रखेगा। किसने किया, अग्गी जी ने किया था। अग्गी जी ने पहला दूसरा तीसरा सबसे संबंधित है। ठीक है, तो अग्गी जी ने किया ये तो ठीक है, लेकिन महिला वाला जो पूछ दिया सवाल वो आप जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से सवाल आता है, तो एग्जामिनर को ये नहीं टेस्ट करना कि आप 14 लोगों के बारे में जानते हैं कि 28 लोगों के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, उसको इसी तरह से समझना है। ठीक है, इसको जरूर याद रखेगा। बाकी जो नाम दे रहा शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय जी, ये लोग दोस्तों किससे संबंधित हैं, ये लोग जो है द्वितीय तार सप्तक से संबंधित है। प्रभाकर माचवे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ दोस्तों, आमुनेगी प्रभार पढ़ा हुआ। प्रभार में प्र जो है प्रभाकर माचवे को रिप्रेजेंट करता है, और ये पहले तार सप्तक से संबंधित है जो कि आया था 1943 में। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, करा धर्मवीर भारती की रचनाएं किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई हैं। आप कई बार से पढ़ रहे हैं भाई कि धर्मवीर भारती जी दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। ठीक है, तो तार सप्तक खाली बोलना ठीक नहीं है, तीसरा तो बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा तार सप्तक जो 1951 में आया था, ये उससे संबंधित हैं। उपयुक्त सभी भी मत जवाब दीजिएगा, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। करा भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस तार सप्तक में स्थान मिला। हाँ, अब यहां से थोड़ा सा सवाल बन जाता है कि अगर हम द्वितीय तार सप्तक के बारे में जानेंगे नहीं तो हम जवाब कैसे देंगे। ठीक है, अरे जब आप दूसरे तार सप्तक के सभी कवियों के बारे में जानेंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि भवानी प्रसाद मिश्र इसमें थे भी कि नहीं थे। ठीक है, तो लिखिएगा एक फार्मूला, हरि भवानी शकुंतला। ठीक है, क्या लिखेगा, हरि भवानी शकुंतला, शकुंतला। ठीक है, शकुंतला के बारे में बताया था कि एकमात्र महिला कवित्री हैं, हरि भवानी शकुंतला। ठीक है, नरेश शमशेर, नरेश शमशेर, रघु मतलब रघुवीर भारती। ठीक है, रघु धर्म करे। ठीक है, रघु धर्म करे, ये आप याद रखेंगे। हरि भवानी शकुंतला, हरि मतलब हरि नारायण मिश्र, भवानी मतलब भवानी प्रसाद जी, शकुंतला मतलब शकुंतला माथुर जी, नरेश मतलब नरेश भी नाम मिलेगा आपको, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर जी मिलेगा, रघुवीर सहाय, और धर्म मतलब धर्मवीर भारती। तो याद रखेंगे इसमें नाम आ रहा है भवानी का, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आ रहा है दूसरे नंबर पे ही, तो याद रखिएगा दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। खाली तार सप्तक या तीसरा चौथा बिल्कुल नहीं, तो दूसरा तार सप्तक यह आया था 1951 में। पहला तार सप्तक, ये जो फर्स्ट तार सप्तक था अगर मान लें इसे हम, तो 1943 में। तीसरा तार सप्तक आया था 1959 में। चौथा तार सप्तक आया था 1979 में। इस तरह से याद रखेंगे, और ये भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित है। फिर से पढ़िए, हरि भवानी शकुंतला याद रहेगा, हरि भवानी शकुंतला। पहले वाले का भी याद रखेगा, पहले वाले में क्या बताया था दोस्तों, आमुनेगी प्रभार,
आमुनेगी प्रभार, इसमें एक एक अक्षर लिया था, इसमें थोड़ा ज्यादा ले लिया, ठीक है। अब ह भ स ले देता तो नहीं मजा आता। हरि भवानी शकुंतला फिर भी ठीक है। नरेश शमशेर रघुधर्म करे, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको जो है आपका जवाब भी मिल जाएगा। आगे आइए और इसका इस्तेमाल करना सीखे, ठीक है। इनमें से कौन से कवि, लो अब इस्तेमाल ही नहीं करने देगा, पहुंच के लेके चला गया तीसरे तार सप्तक पर, ठीक है, कि कौन तीसरे तार सप्तक में शामिल नहीं था। तो आप पहले दूसरे वाले को अगर आप अलग करना सीख गए हैं तो तीसरा का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए नरेश मेहता ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं, ठीक है। कीर्ति चौधरी ये तीसरे तार सप्तक की एकमात्र महिला हैं, तीसरे तार सप्तक की, ठीक है, एकमात्र महिला हैं, ठीक है। और क्या दे दिया, कुंवर नारायण, इनका भी नाम कहीं नहीं पड़ा था, तीसरे तार सप्तक में है। केदारनाथ ये भी तीसरे, तो दूसरे में कौन दोस्तों, नरेश मेहता जी हैं, हाँ नरेश मेहता जी हैं, ठीक है। अरे नरेश अभी पीछे लिखा है, देखे क्या लिखा है दोस्तों, नरेश शमशेर रघुधर्म करे, तो नरेश मेहता जी जो है दोस्तों ये ऑप्शन, ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। बाकी तो तीसरे तार सप्तक में। शकुंतला माथुर जो थी वो दूसरे तार सप्तक की एकमात्र महिला है, और कीर्ति चौधरी ये तीसरे तार सप्तक की एकमात्र महिला है। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तार सप्तक में कोई महिला नहीं थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। कर इनमें से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक में शामिल नहीं था। उसी तरह से आपको एलिमिनेट करना सीखना है, हर जगह रटना नहीं, एलिमिनेट करना सीखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, ये पहले तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, ये दोस्तों तीसरे तार सप्तक में आ जाएंगे, क्योंकि दूसरे में भी नहीं है। मदन वात्स्यायन दूसरे में भी नहीं है, और प्रयाग नारायण भी दूसरे में नहीं है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप, अच्छा कई बार मन में आ रहा होगा सर दोनों को बता ही दिए, तीसरे का भी बता दीजिएगा, ठीक है। लिखेगा प्रयाग के कीर्ति कुंवर, ठीक है, लिखेगा प्रयाग के, प्रयाग मतलब प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो दे रहा है ये नाम, ठीक है। प्रयाग के कीर्ति कुंवर, कीर्ति कुंवर, कीर्ति मतलब कीर्ति चौधरी, ठीक है। कीर्ति चौधरी एकमात्र महिला आपको याद होगा, और कुंवर नारायण सिंह ये आप याद रखें। प्रयाग के कीर्ति कुंवर, कीर्ति कुंवर केदार, एक का सब एक साथ रख लीजिएगा, कीर्ति कुंवर केदार। मदन विजय सर्वेश्वर दयाल, ठीक है, मदन विजय, मदन विजय, और लिखेगा अंतिम में सर्वेश्वर दयाल, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर दयाल, बस इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी सच्चिदानंद बच्चा जानता भाई, एग्जाम में कठिन नहीं आता यार, एग्जाम में टेक्निकल आता है। अगर आप इलिमिनेट करना सीखें, आप कौन सा ऑप्शन नहीं है ये जानना सीख गए तो आप हल करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल कहां थे दोस्तों, तीसरे वाले में, तीसरे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनका पूरा नाम है, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। ये दोस्तों तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। किसके कवि हैं, ये संबंधित हैं तीसरे तार सप्तक से। और तीसरा तार सप्तक आया कब था दोस्तों, 1959 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। करा कौन सी इनकी काव्य रचना नहीं है, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कांगो की घाटियां, और मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग याद रखेगा ये इनकी रचना नहीं है। मुक्ति मार्ग आपको भरोसा नहीं होगा, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्या बात कर रहे हैं सर, मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने गोदान गबन लिखा, जिन्होंने मंगलसूत्र की रचना किया, जिन्होंने ईदगाह की रचना किया था, ठीक है, नमक का दरोगा लिखा था, वही वाले सर, हाँ वही वाले मुंशी प्रेमचंद जी की रचना दोस्तों मुक्ति मार्ग, इनकी है ही नहीं। अरे सर इतना आसान सवाल हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इनकी रचना है, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करा कुआनो नदी के रचनाकार कौन है जो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, देखिए दे दिया। करा कुआनो नदी के रचनाकार कौन है जो तीसरे तार, अब देखिए एग्जामिनर चाह रहा है कि आप उत्तर बता दें। अब तीसरे तार सप्तक में कौन थे, नीचे से देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये भी तीसरे तार सप्तक में है। कुंवर नारायण जी ये भी तीसरे तार सप्तक में है, ठीक है। मदन वात्स्यायन ये भी तीसरे तार सप्तक में है। अब विजय नारायण देवसाई ये सब तीसरे तार सप्तक में। अब क्या करेंगे, कुआनो नदी, अब एग्जामिनर दे रहा है लेकिन अब इसके आगे आपको पता ही नहीं है, ठीक है।
ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहां भी देखिए लिखा हुआ है ये सब, खूंटियों पर जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कांगो की घाटियां, ठीक है, कुआनो नदी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। और ये तीसरे जो है तार सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। इनमें से विजय देव नारायण शाही, लंबा चौड़ा इनका नाम है, विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? कौन सी है पूछा दोस्तों, मछली घर याद रखेंगे इनकी कृति है। ये त्रास, मृग और तृष्णा और सूर्य का स्वागत, ये कोई भी इनकी रचना नहीं है, मछली, ये रटना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेगा कैसे याद रखेंगे? मैं तो ऐसे याद रखा, नारायण, नारायण मतलब भगवान विष्णु समुद्र के अंदर है, समुद्र में मछलियां हैं, मछलियों का घर है समुद्र, इस तरह से आप याद, अरे क्षीर सागर में रहते हैं नारायण, कहां रहते हैं? क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में मछलियां भी होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, मैंने तो ऐसे इसे याद रखा है। कह रहा तीसरे, अच्छा एक चीज और, एक व्यक्ति थे हरि नारायण व्यास जी, उनकी रचना थी दोस्तों ये मृग और तृष्णा, ठीक है, हरि नारायण व्यास, ठीक है, हरि नारायण, देखिए इनके नाम में भी नारायण आता है, ठीक है, हरि नारायण व्यास, लेकिन ये विजय नारायण शाही की रचना है, ठीक है, जो मछली घर वाला है, तो दोनों में नारायण था, याद रखेंगे। तीसरे तार सप्तक में संकलित एकमात्र कवित्री, ठीक है, तो याद रखेगा कौन है दोस्तों? देखिए कीर्ति चौधरी ये तीसरे तार सप्तक में में थी, और शकुंतला माथुर ये दूसरे तार सप्तक में महिला थी, ठीक है। अगर दूसरे तार सप्तक की महिला पूछ दे तो ये बताएगा, और तीसरे तार सप्तक की महिला पूछ दे तब आप कीर्ति चौधरी को बताएगा। अभी तीसरा तार सप्तक पूछा था आपसे, तो आप क्या देंगे? कीर्ति चौधरी आपको जवाब देना है। समझ में आ रहा है या फिर मैं अकेले ही पढ़ाते जा रहा हूं? ठीक है, पढ़िए यार, पढ़िए, ठीक है, हिंदी को इस कदर पढ़िए, इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसी क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा आत्मजयी नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के रचयिता कौन है, जो तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं? आत्मजयी इनकी सबसे फेमस रचना है। कह रहा कुंवर नारायण जी हो गए, केदारनाथ सिंह जी हो गए, कीर्ति चौधरी जी हो गई, और प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी हो गए। ये जितने कवि दे रहे हैं दोस्तों सब तीसरे तार सप्तक वाले हैं। याद रखेगा यहां एक नाम, इस रचना के साथ एक और रचना याद रखेगा, चक्रव्यूह। ये रचना है दोस्तों कुंवर नारायण जी का, ठीक है, कुंवर अभिमन्यु भी थे, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों एक रचना है चक्रव्यूह, अभिमन्यु जी ने चक्र भी तोड़ दिया था, ठीक है। तो याद रखेगा कुंवर नारायण आत्मजयी, वैसे भी नारायण आत्मजयी हैं, अपने आत्मा पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिक बनाकर याद रखेगा, नहीं तो स्किप कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। तार सप्तक कवियों को अज्ञे जी ने क्या कहा है? देखिए अज्ञे जी संपादक भी हैं, ठीक है, अज्ञे जी तार सप्तक के संपादक माने जाते हैं, तार सप्तक के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने तार सप्तक कवियों को क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा राहों के अन्वेषी, नई राहों को खोजने वाला, राहों के अन्वेषी के रूप में दोस्तों इन्होंने बताया है, ठीक है। ये सवाल आता है किसने क्या कहा? प्रयोगवादी शब्द इन्होंने नहीं दिया था। प्रयोगवादी शब्द किसने दिया था दोस्तों? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया था। ये जो शब्द है प्रयोगवादी शब्द, ये किसने दिया था? ये दिया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया था, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया था। यहां नई राहों के अन्वेषी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ठीक है, बड़ी बेइज्जती कर दिया भाई, बैठे ठाले का धंधा, ठीक है, बैठे ठाले का धंधा दोस्तों किसने कहा था? तो कह रहा है नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना बहुत करते थे, लेकिन इनका समय पहले का था, 1929 तक इनकी बहुत सारी रचनाएं आ चुकी थी। बाद के ये घटनाएं बाद के वर्षों की है, तो इनसे लेना देना नहीं, नगेंद्र जी से लेना देना नहीं है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, जिन्होंने दोस्तों प्रयोगवादी शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार, ठीक है, प्रयोगवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी दोस्तों इन्होंने ही किया था, सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने ही किया था, और इन्होंने ही बैठे ठाले का धंधा कहा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। इस लेवल का तैयारी आपकी साहित्य विषय की होनी चाहिए। बहुत जल्द दोस्तों साहित्य का एक नया बैच में लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि अभी जो हमने हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया है उसमें काम भर की साहित्य की क्लास है और आपको पूरा हिंदी व्याकरण मिलेगा। बट एक स्पेशल में साहित्य का बैच लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए। काफी सारी क्लासेस में उसमें अपडेट कर चुका हूं, कुछ और हो जाए थोड़ा सा तो फिर मैं उस बैच को
लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। किताब आ चुकी है दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी की किताब जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से ही। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लिए, सारी क्लासेज इसी पे चलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, हमारे जितने भी कोर्स हैं ना, हम हर कोर्स का डेमो देते हैं, 1-2 क्लास नहीं। हमारे हिस्ट्री के बैच में आ जाओ, आपको कम से कम 20-25 क्लास का डेमो मिलेगा फ्री में। पेड क्लास में कम से कम 15-20 क्लास आपके लिए फ्री में दिया गया। अब बताइए इतना कोई डेमो देता है क्या? कोई नहीं देता डेमो, मैंने देकर रखा हुआ है। आप आइए, पढ़िए। अगर आप सच में पढ़ने की इच्छुक है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और कोई विषय एक बार पढ़ना, मेरा अपना मानना है कि यार एक बार इतिहास पढ़ो, भारत का कोई भी एग्जाम दो। अगर आपको मेंस भी देना है ना आईएएस का, तो भी आपको बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इतना बढ़िया स्टडीज में कराएगा। उसी तरह से संविधान का बैच है, हिंदी का बैच है। आगे भविष्य में हम और भी ज्योग्राफी और साइंस वगैरह के बैच भी लेकर आएंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है, आइए मिलजुल के तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ पूछना हो, समझना हो तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।